हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो आज एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जो जनसंख्या संगठन यानी कि पॉपुलेशन कंपोजिशन का इंपॉर्टेंट चैप्टर हम कर रहे हैं, इसमें एक और महत्वपूर्ण टॉपिक हम समझने जा रहे हैं, वो है साक्षरता एवं व्यावसायिक संरचना। यानी जब मैंने आपको शुरू में डिटेल बताया था, तो जब आप जनसंख्या संगठन को समझते हैं तो जनसंख्या को कई विशेषताओं में वर्गीकृत करते हैं। लिंग के आधार पर, साक्षरता के आधार पर, व्यवसायिक के आधार पर, ग्रामीण है कि शहरी है, अलग अलग तरीके की विशेषताओं में वर्गीकृत करते हैं। उसी में से एक आध इंपॉर्टेंट और विशेषताएं हैं साक्षरता और व्यावसायिक संरचना। यानी जनसंख्या की साक्षरता के हिसाब से उसको कैसे अध्ययन करेंगे, और व्यावसायिक संरचना यानी जो उनका ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो महत्वपूर्ण कंसेप्ट को समझने के बाद आज इस भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स, आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कक्षा 6 से 12 तक की सभी स्टेट बोर्ड्स की और सीबीएसई बोर्ड की हिंदी माध्यम में निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है। यानी आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो और किसी भी सीबीएसई बोर्ड्स की किसी भी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो, एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो कर रहे हो, आपकी सारी शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर निःशुल्क कराई जाएगी। सारे के सारे अलग अलग सब्जेक्ट अलग अलग टीचर्स के द्वारा। कोई चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पेड सब्सक्रिप्शन या पैसा देके कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जुड़े रहना है और अपनी पढ़ाई को और आसान बना लेना है। तो आइए इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को आज समझते हैं और देखते हैं कि जनसंख्या को जो अलग अलग हिसाब से उनका वर्गीकरण करते हैं अलग अलग विशेषताओं के आधार पर, तो और इसमें क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। उसी में एक इंपॉर्टेंट चीज है लिटरेसी यानी साक्षरता। तो जब आप जनसंख्या संगठन को पढ़ते हैं, उसमें जब साक्षरता पर आते हैं तो आप ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो पूरा जनसंख्या है दुनिया का, अभी तो हम विश्व जनसंख्या पढ़ रहे हैं मानव भूगोल में, आगे भारत भी पढ़ेंगे, पूरी दुनिया में जो जनसंख्या है एक्चुअली में उसकी साक्षरता की क्या स्थिति है, लिटरेसी की क्या स्थिति है। और यह जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, यह जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जिसको समझना बड़ा जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि जनसंख्या का जो क्वालिटी होगा, देखिए क्वांटिटी तो हम जनसंख्या में देख ले रहे हैं, लेकिन जो गुणवत्ता होगी, जो जनसंख्या की क्वालिटी होगी, वो निकालने के लिए, उसका एनालिसिस या विश्लेषण करने के लिए हमें साक्षरता या लिटरेसी पर आना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए समझते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट इसके बारे में। साक्षरता का अर्थ शिक्षित होने से है। ठीक, यानी आपके पास क्या जानकारी है, क्या नॉलेज है, उससे साक्षरता जुड़ी हुई है। जैसे आप एक बेसिक डेफिनेशन दिया जाता है कि जो अपना नाम लिख और पढ़ सकते हैं वो साक्षर हैं। पूरी दुनिया में 15 वर्ष का क्राइटेरिया चलता है, भारत में 7 वर्ष का चलता है। भारत में उन सभी लोगों को साक्षर माना जाता है जिनकी आयु 7 साल अधिक है और जो पढ़ और लिख सकते हैं। परंतु विश्व के अधिकांश देशों में साक्षरता की गणना 15 वर्ष पर की जाती है। किसी देश में साक्षरता जितनी अधिक होगी, उस देश का सामाजिक और आर्थिक स्तर काफी ऊंचा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। तो जो विभिन्न इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझ रहे थे, जब हम साक्षरता को समझेंगे तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहां की जनसंख्या की साक्षरता ज्यादा होगी, वहां का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन यानी सामाजिक और आर्थिक स्थिति वहां बेहतर होगी। भाई सामाजिक स्थिति क्यों बेहतर होगी? क्योंकि लोग पढ़े लिखे होंगे, उस तरह का व्यवहार करेंगे, है ना, और समाज में एक तरीके का अवेयरनेस दिखाई देगा। अगर आर्थिक स्थिति, जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे होंगे तो प्रोडक्टिव होंगे, उत्पादक होंगे, अर्जक होंगे, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं। तो जब अर्जक जनसंख्या होगी तो डिपेंडेंट जनसंख्या यानी जो आश्रित जनसंख्या वो कम होगी धीरे धीरे, और जब कम होगी तो अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। तो जाहिर सी बात है आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊंचा होगा। उस देश के आर्थिक विकास का सूचक भी अच्छा होगा क्योंकि वहां के लोगों के रहन सहन का स्तर उत्तम होगा, यानी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सॉरी, लिविंग स्टैंडर्ड जिसको कह सकते हैं, ये बेहतर होगा। कहां पे? जो लिटरेट कंट्रीज होंगी, जो पढ़ी लिखी देश होंगे, है ना। तो साक्षरता का ये महत्वपूर्ण भाग है। यानी जब भी आप जनसंख्या की गुणवत्ता की बात करेंगे तो उसमें आपको साक्षरता देखने के लिए मिलेगी, साक्षरता का आपको अध्ययन करना पड़ेगा। यदि हम विश्व की साक्षरता का स्तर देखें तो 15 वर्ष से अधिक की आयु के लोगों की साक्षरता लगभग 86.3 यानी 86.3 है। इसमें महिला साक्षरता 82.5 और पुरुष का कितना है? 90% है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यानी ये दिखाई पड़ रहा है कि महिलाओं की स्थिति कम है, महिलाएं कम पढ़ी लिखी हैं, कम जगह उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो पढ़े लिखें। खास करके आप इसमें एक और चीज देखेंगे, जब इसको और डीपली एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक पिरामिड का रूप लेता हुआ चला जाता है। पिरामिड का रूप लेता हुआ चला जाता है, इसका मतलब यह है कि जो नीचे के स्तर है, यानी कि जो नीचे की अध्ययन, अगर आप पूरे शिक्षा को 3 भागों में बांटें, यानी प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल और टर्सरी लेवल तक, तो जो नीचे की शिक्षा है यानी कक्षा 6 तक की जो शिक्षा है, वहां थोड़ा ज्यादा लोग पढ़ रहे हैं। इसके अलावा आप सेकेंडरी में आएंगे तो और जनसंख्या कम हो जाएगी, और हायर एजुकेशन में यानी उच्च शिक्षा में और जनसंख्या कम हो जाएगी। और इसी हिसाब से महिलाओं की जो साक्षरता है, जनसंख्या नहीं, साक्षरता की बात कर रहा हूं मैं, ये साक्षरता महिलाओं की ज्यादा कम होती चली जाती है। जनसंख्या से मतलब था कि महिला जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या की जो साक्षरता है वो जितनी ऊंची स्टडी होगी उतना कम होता जाता है। विश्व के कुछ ऐसे देश हैं जहां साक्षरता का प्रतिशत 99% है,
जैसे बेलारूस, बेलारूस रशिया के बगल में है, रूस, स्लोवानिया, क्यूबा, तुर्कमेनिस्तान, स्लोवानिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, टोगा, मालदोस, मालदीव, है ना, इटली, साइप्रस, हंगरी, ट्रिनिडाद, ये ऐसे देश हैं जहां पर 99% के आसपास जो है जनसंख्या साक्षर है या लिटरेट है, ठीक है। और कुछ देश हैं जो उसके विपरीत भी हैं। इसके अतिरिक्त विश्व में कुछ ऐसे देश हैं जहां साक्षरता 50% से भी कम है, जैसे बुर्किना फासो, मध्य अफ्रीका गणराज्य। देखिए सबकी जनसंख्या के हिसाब से ये कुछ इंपॉर्टेंट जो है अफ्रीका के देश हैं, माली, चाड, आइवरी कोस्ट, इराक, जो आपको एशिया में, लाइबेरिया, इथोपिया, ये महत्वपूर्ण ऐसे देश हैं जहां पर 50% से भी कम जनसंख्या है। तो ये जो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं, ये जो अंतर दिखाई दे रहा है, ये उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति में भी दिखाई देगा। अफ्रीकी देश जो कम पढ़े लिखे हैं, या और बहुत सारे देश हैं जिनका आप देख रहे हैं, इनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति भी देखेंगे तो यहां पर बहुत पिछड़ापन है। इससे आप एक रिलेशन बैठा सकते हैं जो इस चैप्टर में इस कंसेप्ट का असली कारण है कि साक्षरता, जब आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है कि वास्तव में वहां की लेवल ऑफ कंडीशन क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। अब देखिए भारत के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि 1971 से 2011 तक लगातार जो है साक्षरता दर बढ़ती चली जा रही है। और यहां पर आपको 2011 की जनगणना के हिसाब से ये इंडिया में 74.4% लिटरेसी है, जिसमें पुरुषों की 82.14, महिलाओं की 65.46, और जो परिवर्तन आया है वो 8% का परिवर्तन आया है। तो भारत के संदर्भ में भी आप देख सकते हैं कि अभी हम केवल 74% जनसंख्या को ही साक्षर कर पाए हैं। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत चैलेंज की बात है कि इस शताब्दी में भी जब भारत विश्वगुरु बनने के लिए हम सोच रहे हैं, हमें इस पर ज्यादा बेहतर काम करना चाहिए, ठीक है। तो जब हम पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन यानी जनसंख्या संगठन को देखेंगे और उसके महत्वपूर्ण विशेषताओं में साक्षरता को देखते हैं, तो ये पता करते हैं कि दुनिया में कौन से देश कितने साक्षर हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, और उससे फिर उस के सामाजिक आर्थिक स्थिति का पता लगाते हैं। अगर इसमें पॉइंट्स आपको मेंशन कर रहे हैं तो आप इसमें कर सकते हैं कि अगर साक्षरता अधिक होगी तो वहां पर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सामाजिक प्रगति होगी, आर्थिक प्रगति होगी, है, और वहां की जो जनसंख्या होगी उसकी प्रोडक्टिविटी यानी उत्पादकता बढ़ेगी। तो साक्षरता किस चीज से संबंधित रहेगी हमेशा, ये एक तरह से कह सकते हैं आप कि विकास, ठीक है, विकास से संबंधित रहेगी, और ये विकास आर्थिक भी होगा और सामाजिक भी होगा, ठीक है, सोशल डेवलपमेंट भी होगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। और अगर साक्षरता नहीं रहेगी तो ये दोनों की कमी पाई जाएगी। ये महत्वपूर्ण बात है। तो एक तो हमने साक्षरता देख लिया। अब देखते हैं एक सबसे इंपॉर्टेंट और आखिरी कंसेप्ट इस चैप्टर का, व्यवसायिक संरचना, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम जो ये कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, ये सारा हम जनसंख्या की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या की एक विशेषता यह भी होगी कि आखिर उस जनसंख्या में जो लोग हैं वो कर क्या रहे हैं, जनसंख्या का कितना हिस्सा किस किस तरीके से अपनी जीविका चला रहा है। आपको पता है कि हर व्यक्ति को कमाने के लिए कुछ आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती हैं, और ये आर्थिक क्रियाएं मुख्यतः 3 तरह की होती हैं, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया। जो प्राथमिक क्रिया वो कृषि से संबंधित है, यानी जो लोग कृषि में या पशुपालन में या जो माइनिंग का काम होता है, खनिज को निकालना, इसमें जो लोग अपना रोजगार तलाश रहे हैं वो प्राथमिक क्रिया है। जो लोग क्या होते हैं, विनिर्माण, इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज यहां लगे हुए हैं, उत्पादन कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को चेंज कर रहे हैं किसमें, फिनिश गुड में, और नए उत्पादन बना रहे हो, द्वितीय क्रिया है। तृतीय क्रिया सेवाओं से है। सेवाओं में जो आप जैसे कहीं नौकरी कर रहे हैं, आप कोई पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग की सर्विस दे रहे हैं, डॉक्टर की सर्विस दे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, ये सारी चीजें क्या है, तृतीय क्रियाओं में, ठीक। इस तरह से डिवीजन किया गया है। अब चतुर्थक और पंचम क्रियाएं भी आ गई हैं, जिसमें शोध, विकास, बौद्धिक संपदा, इंटेलिजेंसी, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें आई हैं। तो ये मुख्यतः 3-4 तरीके की क्रियाएं होती हैं। तो जनसंख्या का कौन सा हिस्सा किस क्रिया में लग रहा है, ये जब हम अध्ययन करते हैं तो उसको हम व्यावसायिक संरचना कहते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जनसंख्या का कौन सा एज ग्रुप लगेगा, तो जाहिर सी बात है 15 से 59 साल तक वाले ज्यादा लगेंगे। देखिए व्यावसायिक संरचना का अर्थ जनसंख्या के व्यवसाय में लगे होने से माना जाता है। बिल्कुल ठीक बात। जनसंख्या व्यवसाय में कहां लगी हुई है, कैसे वो कमा रही है, इसी को हम क्या बोलते हैं, व्यावसायिक संरचना बोलते हैं। मोटे तौर पर जो कार्यशील जनसंख्या है, जो 15 से 59 साल तक की होती है, इसके बीच के लोगों को व्यावसायिक संरचना में संलग्न माना जाता है। बिल्कुल ठीक बात। अब 0 से 14 साल या 60 से ऊपर के लोगों को तो हम ये मान के चलते हैं कि बहुत कम मात्रा में ये लोग जो है पैसा कमाते हैं या व्यावसायिक संरचना में लगे होते हैं। क्रियाशील जनसंख्या 15 से 59 की होती है। अब ये जो 15 से 59 वाले लोग होते हैं, ये क्या करेंगे, खेती करेंगे, कृषि, मत्स्य यानी मछली पालन, वन वाला काम, विनिर्माण यानी कि फैक्ट्री में काम करना, परिवहन यानी जिसको आप कह सकते हैं कि बस, ट्रेन, सड़कें, है ना, यातायात के साधन जो होते हैं, शिक्षा, एजुकेशन, संचार यानी कम्युनिकेशन, और अन्य सेवाओं में संलग्न रहते हैं। देखिए अब यहां से आप समझ सकते हैं ये व्यक्ति क्या कर रहा है। मैं जैसे प्राथमिक को बोलते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज,
तृतीय को बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिविटीज और तृतीय को बोलते हैं टर्सरी एक्टिविटीज। उस हिसाब से मैं लिख रहा हूं, जैसे ये खेती कर रहा है बेचारा तो ये प्राइमरी एक्टिविटी कर रहा है। ये देखिए पिज्जा डिलीवरी वाले या सामान डिलीवरी करने वाले हैं तो ये सर्विस दे रहे हैं, सेकेंडरी टर्सरी एक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए कोई होटल जैसा लग रहा है तो होटल हॉस्पिटैलिटी मिल रही है, यहाँ पर होटल में आपको सर्विस दे रहे हैं। ठीक है, आपको रहने के लिए कमरा मिलेगा, खाना मिलेगा, रेस्टोरेंट मिलेगा, ये सब क्या है, टर्सरी है, सर्विस सेक्टर से संबंधित है। ये फैक्ट्री देखिए कुछ यहाँ बनाया जा रहा है, कुछ विनिर्माण हो रहा है तो ये क्या है, सेकेंडरी सेक्टर है। ये बिजली सप्लाई कर रहा है, भी टर्सरी में बिजली की सेवा दे रहा है। ये देखिए लैपटॉप पे बैठ के कुछ सॉफ्टवेयर का काम कर रहे हैं, ये भी टर्सरी है। यानी जो खेती से जुड़े हुए हैं, जो पशु पालन करेंगे, मधुमक्खी पालन करेंगे, मछली पालन करेंगे, प्राकृतिक संसाधनों में जो जनसंख्या लगी हुई है वो प्राथमिक क्रियाओं में है। जो सेवा दे रही है होटल का, बिजली का, इसके अलावा अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का या किसी तरह के टेलीकम्युनिकेशन का, संचार का या कोई सामान डिलीवर करने का, ये सेवाएं जो है टर्सरी में है। और जो नई चीजें फैक्ट्रीज में बनाते हैं, जैसे फैक्ट्री का काम चल रहा है, ये सेकेंडरी या द्वितीय क्रियाएं होती हैं। तो जनसंख्या का कितना हिस्सा किस क्रियाओं को कर रहा है और अपनी आजीविका को कमा रहा है, इसी हिसाब से हम ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या व्यावसायिक संरचना निकालते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य, खनन ये प्राथमिक सेवाएं हैं, जबकि विनिर्माण को द्वितीयक सेवाओं में माना जाता है। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, विनिर्माण को क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। तृतीयक क्रियाओं के अंतर्गत व्यापार यानी ट्रेड, परिवहन यानी कि जल मार्ग के तहत हवाई जहाज, रेलवे, ये सब तृतीयक है। अन्य सेवाओं को वर्गीकृत किया जाता है। और अनुसंधान यानी रिसर्च, सूचना और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप जो देख रहे हैं, स्पेस रिसर्च, ये वो तो पंचम में भी चला जाता है, चतुर्थक में भी। वैचारिक विकास से जुड़े कार्यकलाप को चतुर्थ क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता है ना। जितने आप देख रहे हैं तरह तरह के सैटेलाइट छोड़े जा रहे हैं, इसके अलावा तरह तरह के रिसर्च डेवलपमेंट हो रहे हैं, है ना, नई नई चीजों की खोज की जा रही है, ये सब लोग किसमें आते हैं, चतुर्थक क्रियाओं में आते हैं। इससे भी ऊंचे लेवल की जो क्रियाएं होती हैं उनको गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं, वो पंचम क्रियाएं भी अब आ चुकी हैं। यह कार्यशील वर्गीकरण जो जनसंख्या व्यवसाय से संबंधित है, किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तर को दिखाता है। देखिए यहां भी डिवीजन किया गया है, ये गाय है, खेत है, वन है, तो ये प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। ये लकड़ी से स्टूल बनाना या शर्ट बनाना, जीन्स बनाना, ये फैक्ट्री का सेकेंडरी द्वितीय क्रिया है। और ये कंप्यूटर की सर्विस देना, होटल की सर्विस देना, ट्रांसपोर्ट की सर्विस देना, ये सब तृतीय क्रिया है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो वर्गीकरण है ये किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास को दिखाता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए जहां पर प्राथमिक क्रियाएं ज्यादा लोग कर रहे हैं वो देश ज्यादा प्रगतिशील नहीं होगा। इसका मतलब कि जनसंख्या बढ़ रही है और आप केवल रिसोर्सेज का दोहन कर रहे हैं, आप उससे नई संभावना नहीं बना रहे हैं, आप उससे नए नए उद्योग नहीं चला रहे हैं। क्योंकि अगर आप कृषि में कुछ उत्पादन कर रहे हैं, मान लीजिए कपास या कॉटन उगा रहे हैं, तो उससे बस रुई बनाए जा रहे हैं, क्या फायदा, उससे शर्ट बनाइए ना, नई फैक्ट्री बनाइए, तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेगी, जो एग्रीकल्चर का बर्डन है, जो नेचुरल रिसोर्सेज पे बर्डन है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और फिर जब प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों एक्टिविटीज ठीक से चलने लगेंगी तो उनको सर्विस देने के लिए बैंकों की, टेलीकम्युनिकेशन की, अकाउंटेंट की, परिवहन की, बिजली की, अपने आप तृतीय क्षेत्र निकल जाएगा। और उसमें और नई टेक्नोलॉजी ऐड करने के लिए तरह तरह के रिसर्च होंगे तो चतुर्थक श्रेणी भी आ जाएगी। तो इसलिए ये जो वर्गीकरण है वो कहीं का इकोनॉमिक एक्टिविटीज या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही बताता है। जिस देश में जितने ज्यादा लोग प्राइमरी से हट के सेकेंडरी टर्सरी तक डिवाइड होंगे, वहां की आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर होगी। अब जैसे भारत में देखिए विकासशील देशों में ये ज्यादा स्थिति गंभीर बनी हुई है कि अभी भी 50 से 60% लोग कृषि पर आधारित है, कृषि पर डिपेंडेंट है अपने रोजगार के लिए। तो क्या है, कृषि पर एक बर्डन है और वो नए नए तरीके के विनिर्माण या सेकेंडरी एक्टिविटीज में इंडल्ज नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए आर्थिक प्रगति पर ये एक रुकावट दिखाई पड़ती है। ठीक है, यदि किसी देश की जनसंख्या प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न है, इसका अर्थ है कि वहां की अर्थव्यवस्था अभी आदिम अवस्था में, आदि मतलब प्रिमिटिव, पुराने जमाने में काम कर रही है और मात्र प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन हो रहा है। यानी जो हमारे जो कह सकते हैं आपकी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, खत्म करते जा रहे हैं, हम दूसरी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यदि व्यावसायिक संरचना द्वितीय क्रियाओं में है तो वह तृतीयक और चतुर्थक क्रियाओं के लोगों को समायोजित कर सकती है। अभी मैंने एग्जांपल बताया कि मान लीजिए अगर ज्यादा लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो फैक्ट्री में काम जो हो रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए तृतीयक चतुर्थक क्रियाओं के लोग आएंगे। मतलब उसमें एक अकाउंटेंट चाहिए, वो भी आ जाएगा, उसमें एक ट्रांसपोर्ट वाला चाहिए वहां काम करने के लिए, वो भी आ जाएगा, वहां पर एक आप कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए मोबाइल चाहिए उस पूरे फैक्ट्री में, तो वो टेलीकम्युनिकेशन वाला भी आ जाएगा, उसके ऑफिसरों को कहीं रुकना पड़ेगा, होटल चाहिए, होटल वाला भी आ जाएगा। तो अगर सेकेंडरी एक्टिविटी यानी द्वितीय क्रियाएं डेवलप होंगी तो उससे टर्सरी और जो फोर्थ वाली क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं, वो भी अपने आप बढ़ने लगती हैं। यानी कहीं आर्थिक प्रगति करने के लिए सबसे पहला जो कदम ये होना चाहिए कि प्राथमिक क्रियाओं से द्वितीय क्रियाओं की तरफ मूवमेंट होना चाहिए, यानी विनिर्माण उद्योग और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना चाहिए। अरे बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक विशेषता है जनसंख्या का कि जब आप व्यावसायिक संरचना देखते हैं, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो आप बेसिक ये पता लगाते हैं कि जनसंख्या का कितना भाग
किस अलग अलग व्यवसाय में काम कर रहा है और कैसे काम कर रहा है। आ रही बात समझ में? तो ये आप 3 डिवीजन जो मैंने आपको बताया ध्यान रखेंगे। अगर प्राइमरी या प्राथमिक क्षेत्र है तो कृषि, वन, मत्स्य, खनन इसमें रहेगा। अगर द्वितीय क्रियाएं हैं तो विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में रहेगा। तृतीय क्रियाएं तो सेवा जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन, उसके बाद परिवहन यानी कि आप जो भी जल मार्ग, वायु मार्ग या रेल मार्ग रहेगा। संचार के साधन उसमें रहेंगे, बैंकिंग की सुविधा रहेगी, है ना, अकाउंटेंसी की बात रहेगी, इसके अलावा बिजनेस रहेगा। ये सारी चीजें तृतीयक में आएंगी। चतुर्थक में क्या आ जाएगा? इससे तरह तरह के जो अनुसंधान करने, खोज करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नई नई चीजें आ रही हैं, सारी चतुर्थक क्रियाओं में आ जाती हैं। इससे आप निकाल सकते हैं कि कितने लोग उसमें कितना लगे हुए हैं और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। तो ये महत्वपूर्ण कंसेप्ट इस चैप्टर का यहां से खत्म होता है, जहां पे आपने साक्षरता को देख लिया कि जनसंख्या को कैसे हम साक्षरता के हिसाब से अध्ययन करते हैं और तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देख लिया। और ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये पाएंगे कि जो विकासशील या अल्प विकसित देश हैं वहां पे ये जनसंख्या द्वितीयक और तृतीयक में ज्यादा लगी हुई है। माफ कीजिए, वो प्राइमरी में ज्यादा लगी हुई है, और जो विकसित राष्ट्र हैं वहां पर द्वितीयक तृतीयक में ज्यादा लगी हुई है। फिर से बता रहा हूं कि जो अल्प विकसित या विकासशील देश हैं यहां अभी भी लोग कृषि पर या प्राइमरी एक्टिविटीज पर ज्यादा डिपेंडेंट हैं, और जितने डेवलप्ड नेशन है उन्होंने सेकेंडरी और टर्सरी में अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। तो ये बहुत समझना जरूरी था आपके कॉन्सेप्ट्स। इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और कैसा लगा आपको ये पूरा कंसेप्ट इसके बारे में भी जरूर बताइए। क्योंकि स्टूडेंट्स, मैग्नेट बेंस हिंदी 100% मुफ्त ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप कक्षा 6 से 12 तक के लिए किसी भी स्टेट बोर्ड की पढ़ाई बिल्कुल निःशुल्क कर सकते हैं। कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आपको एक छोटा सा काम करना है कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियोस पहुंच सकें और हम आपके लिए और महत्वपूर्ण चैप्टर्स के महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स लेकर आ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए। टेक केयर, गुड बाय।